Hello everyone. Today my topic is wave propagating in a conducting medium. मैंने अपनी जितनी भी पिछली वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने वेव प्रोपोगेशन जो है डायलेक्ट्रिक मीडियम में बात की है सारी। अब तक जो भी मैंने वीडियोस बनाई है ना, डायलेक्ट्रिक मीडियम में कैसे रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, सारा नॉर्मल इंसिडेंस में, ऑब्लिक इंसिडेंस में। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेना। तो इस टॉपिक में मैंने कंडक्टिंग मीडियम की बात करनी है। कंडक्टिंग मीडियम के लिए क्या कंडीशंस क्या होती हैं और क्या 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 चेंजेस क्या आए और कैसे फिर वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, सारा हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट कैसे करना है, मैक्सवेल इक्वेशन से। मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू कर्ल डी बाई कर्ल टी प्लस जे। ठीक है, और ये मैक्सवेल इक्वेशन कहाँ से आई है, क्या इसका मतलब है, ये जो मैंने अपनी सबसे स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी मैक्सवेल इक्वेशन की, उसमें अगर किसी को नहीं आता तो वो देख ले। ठीक है, तो इसमें जे क्या है, जे मीन सिग्मा टाइम्स ई। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है ओम्स लॉ का। ठीक है, और यहाँ पे जो सिग्मा है मीन्स कंडक्टिविटी। मतलब कि अगर मेरी इक्वेशन में जे आ रहा है मतलब मैं कंडक्टिविटी को इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर कंडक्टिविटी आ रहा है दैट मीन्स कि मेरी इक्वेशन ऐसी होगी। और मैं किसकी बात कर रही हूँ, कंडक्टिंग मीडियम की बात कर रही हूँ। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू कर्ल डी बाई कर्ल टी प्लस जे। यहाँ पे डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से है, ये कंडक्शन करंट की वजह से कंडक्शन करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो अगर मीडियम में कंडक्टिविटी ज़ीरो होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो जे है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा जो है वो ज़ीरो होगा तो जे ज़ीरो हो जाएगा। अगर कंडक्टिविटी नहीं होगी तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या बनेगी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू कर्ल डी बाई कर्ल टी। ये टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा केस यहाँ पे है कंडक्टिंग मीडियम का। कंडक्टिंग मीडियम के लिए हमने इक्वेशन लेनी है ये वाली। ओके, so now as we are talking about the wave propagating in a conducting medium, we can see in this equation that we have two types of current. One is the conduction current due to the conduction current density, and second is the displacement current due to displacement current density. So conduction current and displacement current. So here we'll mainly focus about the कि जो कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब ये जो D है, D को हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन टाइम्स E। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, और ये आपको अगर नहीं पता तो आप देख लेना, मैंने अपनी वीडियोस में सारा बताया हुआ है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इन पे मैं अभी फोकस नहीं करूँगी। ठीक है, सो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन कैन बी रिटन लाइक दिस, सो D हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर E, एंड J क्या है, सिग्मा टाइम्स E है। सो जो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 1, इसमें हमने राइट साइड में है कर्ल D बाई कर्ल टी। D हमें पता है, हमें निकालना है कर्ल D बाई कर्ल टी। ठीक है, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ D निकालना है। और ये जो होता है ना कर्ल बाय कर्ल टी, इसको हम ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग फेजर्स। बाय यूजिंग फेजर्स वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, और इसको हम लिख सकते हैं जे ओमेगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि जे ओमेगा की फॉर्म कैसे आ रही है। सपोज दैट कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, और ये साइनसॉइडल फंक्शन है टाइम के साथ, मींस कि पीरियोडिक फंक्शन है, और इसकी वेव जो होगी वो साइन और कॉस की फॉर्म में होगी, जो वेरिएशन होगी। सो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि जो कि अगर मैं कोई फंक्शन लिख रही हूँ, इसमें ये चीज़ जो होगी इसकी, ये एम्पलीट्यूड होगा एफ नॉट, और ये जो पार्ट है इसका मीन्स कि ये तो इसका फेस डिफरेंस हो गया, और ये जो इसकी वेरिएशन बता रहा है टाइम के साथ। ओके, अगर मुझे इसको, इस पार्ट को अगर मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल क्या कैसे लिखा है, क्योंकि जो e की पावर आयोटा थीटा होता है इज नोन एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। Here we have e to power iota omega t plus phi. It will be cos of omega t plus phi plus sin of omega t plus
फाई। ओके, और अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका रियल पार्ट लेना है तो रियल पार्ट क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो ये इमेजिनरी पार्ट अगर मैं रियल पार्ट ले रही हूँ तो ये सिर्फ आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रियल पार्ट ऑफ दिस। ओके, एफ नॉट इज अ कॉन्सेप्ट, सो इसका अगर रियल पार्ट देखेंगे तो ये क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होगा। आई होप इट्स क्लियर। फिर इसको मैंने फर्दर इसको एक्सपोनेंशियल को ब्रेक करके लिख दिया, क्योंकि प्लस में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एफ नॉट ई आयोटा फाई ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। और ये जो फैक्टर है एफ नॉट ई आयोटा फाई, इसको फर्दर मैंने एक वेरिएबल एफ से डिनोट किया है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एफ ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। सो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन एफ ऑफ टी को एक फेज़र से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फेज़र बेसिकली क्या होता है कि एक वेक्टर ही होता है। ठीक है, जिसको हम स्पेस में उसकी जो पोजीशन है टाइम के साथ वेरी हो रही है वो रिप्रेजेंट करते हैं। उससे हम उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका एंगल क्या है, ये डिनोट कर सकते हैं। बेसिक इसका अपने फेज़र्स जो हैं +2 में आपका जो LCRs वगैरह आप लोग पढ़ते हैं उसमें इस तरह जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उसमें हम फेज़र डायग्राम बनाते हैं, फेज़र्स वही हैं। तो ये फेज़र्स डिनोट करने के लिए जो फेज़र्स हैं बेसिकली साइनसॉइडल फंक्शंस के लिए हम डिनोट करते हैं, फेज़र्स को यूज़ करते हैं फेज़र्स को। सो अगर मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो ये हो जाएगा एफ डैश टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ दिस थिंग। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव होगा एफ नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5 डी बाई डी टी। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली है, रियल पार्ट ऑफ एफ ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी डी बाई डी टी। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विल बी, ये बाहर ले लिया बिकॉज ये क्या है, एक इसको हमने अंदर कर दिया डी बाई डी टी को। ठीक है, और ये रियल पार्ट बाहर कर दिया और डी बाई डी टी इसका क्या हो जाएगा, आयोटा ओमेगा एफ ई टू आयोटा ओमेगा टी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो है डेरिवेटिव का टाइम के साथ कौन वेरी कर रहा है, यही वाला पार्ट वेरी कर रहा है, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। सो ये आ जाएगा आयोटा ओमेगा और मल्टीप्लाई बाय दैट फंक्शन। सो हम ये देख रहे हैं कि मेरे पास एक फंक्शन था, अगर मैं उसको साइनसॉइडल फंक्शन को उसका अगर डेरिवेटिव फॉर्म में थ्रू फेज़र डिनोट करूँगी तो मुझे एक फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, दैट इज़ आयोटा ओमेगा। साथ में मेरे पास वही फंक्शन आ रहा है। ठीक है, सो मेरे पास यही फंक्शन था, बट अगर मैं डेरिवेटिव के फॉर्म में करूँगी तो आयोटा ओमेगा आएगा। मीन्स कि डी बाई डी टी लगाने से मैं आयोटा ओमेगा लगाऊँ और डी बाई डी टी लगाऊँ, वो इक्वलेंट हो गए। ठीक है, फेजर्स में वही यहाँ पे मैंने कंसेप्ट यूज़ किया है कि डी बाई डी टी क्या है, इट्स इक्वलेंट टू जे ओमेगा। सो कर्ल डी बाई कर्ल टी क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू जे ओमेगा, बिकॉज डी क्या है, अपसाइलन नॉट ई। सो जे ओमेगा और साथ में ये जो टर्म है अपसाइलन नॉट, ये वाला टर्म दिस इज इक्वल टू अपसाइलन, सो इट विल बी जे ओमेगा अपसाइलन ई। ओके, नाउ इसकी वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें फर्स्ट इक्वेशन में, देन इट विल बी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे ओमेगा अपसाइलन ई प्लस जे इज सिग्मा इंटू ई। कई बच्चे किसी को हो सकता है ना पता हो कि ये जो जे हम यहाँ पे स्मॉल यूज़ कर रहे हैं इमेजिनरी क्वांटिटी के लिए होता है। जैसे आपने कई जगह पे आई देखा होगा, आयोटा बोलते हैं। तो आयोटा यहाँ पे फिजिकल हम जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इक्वेशंस देखते हैं ना, जब हम इमेजिनरी पार्ट में हम जे यूज़ करते हैं, तो ये वही मतलब है इसका। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, जे सिग्मा टाइम्स ई प्लस जे ओमेगा अपसाइलन नॉट ई। ओके, नाउ अब डेल क्रॉस एच हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, इसमें से जे ओमेगा अपसाइलन नॉट कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा जे ओमेगा अपसाइलन नॉट, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा अपसाइलन आर ई। ओके, प्लस इट विल बी सिग्मा अपॉन जे ओमेगा अपसाइलन नॉट टाइम्स ई। ठीक है,
तो ये जो पार्ट है इसको मैंने फर्दर ई को मैं बाहर बाद में कॉमन निकाल लूँगी और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ जे ओमेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई। और ये जो मेरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जे, इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड अगर ऊपर नीचे करूँगी तो ये ऊपर जे आ जाएगा, नीचे जे स्क्वायर बनेगा और जे स्क्वायर मीन्स -1, सो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, जे ओमेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। ये जो टर्म आई है ब्रैकेट में, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर सी। ठीक है, हम यहाँ पे अभी तक एप्सिलॉन आर लिख रहे थे। अब एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब हम एप्सिलॉन आर सी लिख रहे हैं। एप्सिलॉन आर सी डिनोट करता है कि कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब सी लग गया मीन्स कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी क्यों आई है, आप यही देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी तब आ रही है जब हमारे पास कंडक्टिंग मीडिया है। जब डाइलेक्ट्रिक मीडिया था तब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं थी। तो ये जो इक्वेशन है डेल क्रॉस एच इज जे ओमेगा एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म की जगह पे, ब्रैकेट वाली टर्म की जगह पे एप्सिलॉन आर सी ई, वेयर एप्सिलॉन आर सी इज एप्सिलॉन आर माइनस जे सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इमेजिनरी टर्म इन इट। बिकॉज इसमें कोई डायरेक्ट इमेजिनरी टर्म है इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। सो यहाँ से हमने दो चीज़ें देखी अब तक। पहली चीज़ कि जब हमारे पास फाइनाइट कंडक्टिविटी होगी, जब हम ये जो केस स्टडी पूरा कर रहे हैं ये कंडक्टिविटी का कर रहे हैं कि फाइनाइट कंडक्टिविटी है मीडियम में, तो जब भी हमारे मीडियम में एक फाइनाइट कंडक्टिविटी होगी तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये आ रहा है। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक ये जो कांस्टेंट है इट्स अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सो यहाँ से हमारे को दो चीज़ें मिल रही हैं कि पहला कि कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा जब फाइनाइट कंडक्टिविटी होगी, एंड सेकेंडली इट विल बी फंक्शन ऑफ ओमेगा और फ्रीक्वेंसी। सो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस तरह के मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ कंडक्शन वाला टर्म भी है, यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म भी है, दोनों हैं। तो कौन सा करंट डोमिनेट करेगा? ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। जब कंडक्शन करंट मच ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट करंट से तो मीडियम कंडक्टर होगा, ऑब्वियस है। और जो ये वाला टर्म है सिग्मा, इट विल बी मच ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, और जब डिस्प्लेसमेंट करंट ग्रेटर होगा कंडक्शन करंट से तो मीडिया डाइलेक्ट्रिक होगा और सिग्मा जो है वो लेस हो जाएगा ओमेगा एप्सिलॉन से। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है कि अगर दोनों करंट कंपेरेबल हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट, देन मीडियम कैन नीदर बी कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक नॉर एज अ कंडक्टर। तो मीडियम ना तो डाइलेक्ट्रिक होगा ना तो कंडक्टर होगा। सो इट सीम्स कि अगर एज इट फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट, हमने पीछे मैंने पॉइंट बताया कि ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली जो टर्म आ रही है, अगर फिक्स सिग्मा है और एप्सिलॉन जो है वो अगर एक मीडियम का फिक्स अगर हम लेकर चल रहे हैं तो बिहेवियर अब किस पे डिपेंड करेगा? फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, बिकॉज इट्स फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट। सो जैसे फ्रिक्वेंसी वेरी होगी इसका बिहेवियर वेरी होगा। जब ओमेगा लेस है, जब ओमेगा कम होगा देन इट विल बी सिग्मा विल बी ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन, और ये हमारा मीडियम किस तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू गो टू हायर एंड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देन वेयर ओमेगा इज वेरी हाई देन इट विल बिहेव मोर लाइक डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो हायर एंड की तरफ बात करेंगे तो सिग्मा कम हो जाएगा, ये वाला केस होगा, देन इट विल बिहेव एज डाइलेक्ट्रिक। थर्ड थिंग हमने बात की थी कि अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो दोनों इक्वल होंगे, सिग्मा इज इक्वल टू दिस, और एप्सिलॉन को हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से ओमेगा टी निकालेंगे विच इज़ नोन एज ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो ये ओमेगा टी क्या है, ये फ्रिक्वेंसी हमें बताएगी कि हमारा मीडियम कंडक्टर होगा कि डाइलेक्ट्रिक होगा। तो जब दोनों इक्वल हैं तो ये उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसी। इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे दोनों करंट्स इक्वल हो जाते हैं। सो अगर हमने कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी दी जो कि अब हमें कोई भी चीज़ कंपेयर करनी है, हम इसके विद रिस्पेक्ट कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर ये ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी पे तो हमें पता दोनों बराबर हैं। अगर फ्रिक्वेंसी हमारी इससे ज़्यादा हुई तो क्या होगा कि जो मीडियम है यहाँ पे सिग्मा कम होगा ना, अगर ये टर्म ज़्यादा है तो, है ना। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये मीडियम डायरेक्टली की तरह बिहेव करेगा। अगर ये वैल्यू कम है ओमेगा, जो ओमेगा है हमारी वो ओमेगा टी से कम है, मीन्स ओमेगा टी बड़ा, दैट मीन्स सिग्मा बड़ा होगा। तो उस केस में क्या होगा, मीडियम का है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ये एक डिटर्मिनिंग फैक्टर हो गया ना कि जो ओमेगा टी है ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसी, इट विल टेल अस दैट मीडियम विल बिहेव लाइक अ डाइलेक्ट्रिक और अ कंडक्टर। सो एग्जाम्पल से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल सी वाटर है, सी वाटर की कंडक्टिविटी हमारे पास गिवन है 10⁻³ मोल्स पर मीटर। एप्सिलॉन आर 80 गिवन है, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड एफ टी गिवन है 225 किलो हर्ट्ज द ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसी। सो इट मीन्स कि इस फ्रिक्वेंसी से, अभी मैंने क्या बताया पीछे कि अगर हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी से अगर ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसी से कम होगा तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो डायरेक्टर की तरह बिहेव करेगा। सो सी वाटर में अगर बिलो इस फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और अगर सी वाटर फ्रिक्वेंसी अगर ग्रेटर देन ये होगी तो वो डायरेक्टर की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कॉपर की कंडक्टिविटी है सिग्मा 5.6 × 7 मोल्स पर मीटर। एग्जाम्पल्स के बता रही हूँ, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर कंसेप्ट आपके लिए। और ये रिलेटिव डायरेक्टिव कांस्टेंट है, इसको 1 ले लिया। सो ओमेगा टी हमें पता है ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है। सो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ओमेगा इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है, एंड इससे हम ओमेगा टी निकाल सकते हैं, ओमेगा टी से फर्दर एफ टी निकाल सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इस फ्रिक्वेंसी तक तो कॉपर बिहेव करेगा कंडक्टर की तरह, ठीक है, और इससे ऊपर अगर होगा तो क्या कैसे बिहेव करेगा, डायरेक्टर की तरह। सो ये एक डिटर्मिनिंग फैक्टर हो गया जिससे हम बता पाएंगे कि अगर हमने इतनी फ्रिक्वेंसी की कोई वेव दे रहे हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा, इससे ज़्यादा दे देंगे तो कैसे बिहेव करेगा। सो प्रोवाइडेड हमें ये चीज़ें पता हों। ओके, सो इसमें ओवरऑल हमने 2 केसेस स्टडी करने हैं, गुड डायलेक्ट्रिक एंड गुड कंडक्टर। तो कोई मीडियम गुड डायलेक्ट्रिक कब होता है और गुड कंडक्टर कब होता है। गुड कंडक्टर उसे बोला जाता है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, गुड डायलेक्ट्रिक उसे बोला जाता है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर हो। इसको हम देखेंगे। फर्स्ट उससे पहले मैं बताऊं कि जो वेव है, वेव जब प्रोपोगेट करती है उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं, वो देख लेते हैं। तो जो कोई वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन को हम लिखते हैं डेल स्क्वायर ए एच इज इक्वल टू माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर सी ई एच, जैसा वेव इक्वेशन। और ये जो पूरा फैक्टर है ना, इसको हम बोलते हैं गामा स्क्वायर। और गामा क्या होता है, गामा इज नोन एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। सो अंडर रूट इसका कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर सी। यहाँ पे ई एच लिखा है क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट कंप्राइजेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इस फॉर्म में लिख दिया, दोनों आ जाएंगे ना इसमें, इसलिए। इसमें हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो मीडियम है वो नॉन मैग्नेटिक है, मतलब उसकी परमेबिलिटी जो है वो म्यू नॉट के इक्वल होगी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। सो हमने जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, वही कॉम्प्लेक्स हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। तो गामा माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू ये है, हमने पीछे देखा अभी। और जो एप्सिलॉन आर सी है विच आई हैव टोल्ड earlier, that is epsilon r minus j sigma by omega epsilon नॉट। स्टार्टिंग में मैंने बताया था epsilon r c,
इसकी वैल्यू अगर मैं गामा में डालूँगी तो ये आ जाएगा जे ओमेगा एप्सिलॉन नॉट म्यू और एप्सिलॉन आर माइनस जे सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। ओके, ये जो गामा है ये गामा से ही अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं। ठीक है, गामा मीन्स प्रोपगेशन कांस्टेंट और अल्फ़ा मीन्स अटेन्युएशन कांस्टेंट, बीटा मीन्स फेज कांस्टेंट। सो गामा जो है प्रोपगेशन कांस्टेंट, इस गामा के जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट होगा जो गामा का, दैट विल टेल अस अबाउट द अटेन्युएशन ऑफ द वेव, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा टेल्स अस अबाउट द फेज कांस्टेंट ऑफ द वेव। सो अगर कोई मीडियम में कंडक्टिविटी नहीं है, कोई कंडक्टिविटी नहीं है तो उसमें कोई अटेन्युएशन भी नहीं होगी। ठीक है, कंडक्टिविटी होती है तभी अटेन्युएशन होती है। अटेन्युएशन का मतलब क्या है कि वेव के एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होना वाइल प्रोपगेटिंग इन अ मीडियम। ठीक है, मतलब कि कुछ टाइम में उसका जो शुरू में जो उसका एम्पलीट्यूड था धीरे धीरे वो एक्सपोनेंशियली डिके होता जाता है। तो ये अटेन्युएशन होती क्यों है? अटेन्युएशन इसलिए होती है क्योंकि जब हम मीडियम में ये बात करें कि फाइनाइट कंडक्टिविटी वाला मीडियम है, फाइनाइट कंडक्टिविटी होगी मींस कि कंडक्शन करंट होगा। ठीक है, कंडक्शन करंट मतलब कि हमारे पास कंडक्टिविटी है तो हमारे पास रेजिस्टिविटी भी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो मीन्स रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी। तो अगर कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी भी होगी। सो इफ़ वी हैव फाइनाइट रेजिस्टिविटी और साथ में रेजिस्टिविटी भी है और हमारे पास करंट भी है, तो मीडियम में ओमिक लॉसेस भी होंगे। और वो जैसे ही इन लॉसेस की वजह से क्या होगा कि जैसे वेव प्रोपोगेट करेगी मीडियम में, तो उसका कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट में, क्योंकि ओमिक लॉसेस से क्या होता है, मीडियम हीट अप हो जाता है। और इसकी वजह से जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे वेव प्रोपोगेट करती है, और जो पावर है वेव की वो भी रिड्यूस होती जाती है। सो कंडक्टिंग मीडियम में ही अटेन्युएशन होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है लॉस टेंजेंट। लॉस टेंजेंट्स मीन रेशियो ऑफ द कंडक्शन करंट टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसको हम टैन थीटा से डिनोट करते हैं क्योंकि टेंजेंट वर्ड आ रहा है, मीन्स टैन, एंड थीटा मीन्स कि जो लॉस से हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं थीटा को, और सॉरी डेल्टा को। सो इट्स इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कंडक्शन करंट के लिए और डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए ओमेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो अगर गुड डाइलेक्ट्रिक होगा तो गुड डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है सिग्मा, इट विल बी मच लेस देन दिस क्वांटिटी। ओके, अगर ये क्वांटिटी बहुत कम है तो टैन डेल्टा बहुत कम होगा। ठीक है, तो अगर कंडक्टिविटी कम है मीडियम में तो लॉस भी उसका कम होगा। ठीक है, तो लॉस टेंजेंट बेसिकली एक बहुत ही असेंशियल क्वांटिटी है जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक है। इट्स असेंशियली मेजर ऑफ हाउ गुड अ डाइलेक्ट्रिक इज, मतलब कि जितना उसका लॉस कम होगा उतना वो अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, और लेसर उसकी वैल्यू होगी, लेसर उसका लॉस होगा। और आइडियल डाइलेक्ट्रिक कौन होगा, जिसका लॉस ज़ीरो हो, मतलब उसमें बिल्कुल ही कंडक्टिविटी ना हो। बिल्कुल कंडक्टिविटी नहीं होगी तो क्या होगा, लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो आइडियल होगा। और प्रैक्टिकल वैसे जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनकी वो इस रेंज में होती हैं। ठीक है, 10⁻³ से 10⁻⁵। सो अब आपको ये पता चल गया कि अल्फ़ा बीटा गामा क्या है। अल्फ़ा अटेन्युएशन कांस्टेंट है जो कि रियल पार्ट होता है गामा का, प्रोपगेशन कांस्टेंट का। बीटा इज़ द फेज कांस्टेंट, इमेजिनरी पार्ट होता है, एंड gamma is a propagation constant. So two cases are there, good dielectric and good conductor. good dielectric means कि लो लॉस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। गुड डाइलेक्ट्रिक होगा तो लो लॉस होगा, बहुत ही कम लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि हम आइडियल तो कुछ है नहीं, तो आइडियल डाइलेक्ट्रिक तो मैं स्टडी नहीं कर सकते, हम गुड डाइलेक्ट्रिक लेके चलेंगे जब लो लॉस है। गुड डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, ये फैक्टर होगा कि ओमेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर विल बी ग्रेटर देन सिग्मा। ठीक है, यहाँ से आप इसको आप चाहो तो निकाल के देख लेना अल्फ़ा और बीटा, जो कि वैल्यूज़ ये आती हैं
बल्कि इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। आप इसके चाहे रिजल्ट्स को रिमेंबर कर लो कि जो गुड डायरेक्टर का केस है इसमें क्या है कि जैसे जैसे सिग्मा बढ़ता है अल्फ़ा बढ़ेगा। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सिग्मा तो कम है तो अटेन्यूएशन भी नहीं होगी और ये जो रिज़ल्ट है वो इसके इक्वल आता है। ओके, और ये आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है डिस्ट्रीब्यूशन टू सिग्मा है, सिग्मा बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, वैसे तो ये कम होता है कंडक्टिविटी, और ये ओमेगा, तो ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सेकंड केस क्या है हमारे पास कि जब कंडक्शन करंट ग्रेटर होगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कंडक्शन करंट जब ग्रेटर होगा सिग्मा विल बी मच ग्रेटर देन दिस टर्म, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट में ये वाला हमारी क्वांटिटी थी जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, अगर मेरे पास ये केस है कि सिग्मा मच ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, देन दिस टर्म will be taken and this term will be neglected, so it will be gamma is equal to approximately under root j omega mu sigma। so ये गामा की वैल्यू आ गई। इस गामा की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे अब स्टडी करें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो कि अंडर रूट जे आ रहा है, पहले इसकी वैल्यू देखते हैं। अंडर रूट जे को हम अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर जे पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। अब वो कैसे, जो ई की पावर ये होती है इट विल बी कॉस पाई बाय 2 प्लस जे साइन पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 होता है 0 प्लस जे साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो हमारे पास क्या बना, जे बचा ना। तो अंडर रूट ये बेसिकली ये चीज़ क्या है, जे के इक्वल ही है, तो अंडर रूट जे को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये अंडर रूट का पावर 1/2 है, इसको हम फर्दर इसको ई टू पावर जे पाई बाय 4 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये पाई बाय 4 बन जाएगा। सो cos पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 मीन्स cos 45 डिग्री मीन्स 1/√2 प्लस j साइन पाई बाय 4 मीन्स 1/√2। सो इस क्वांटिटी की वैल्यू हमने ये निकाल ली जो कि अंडर रूट जे था। ये अंडर रूट जे की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, तो गामा आ जाएगा अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा 1/√2 प्लस जे 1/√2। अब यहाँ से आप सिंपली इसको सेपरेट कर सकते हो रियल और इमेजिनरी टर्म्स को। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फ़ा क्या होगा, इसका रियल टर्म क्या है, ओमेगा म्यू सिग्मा बाय 2 अंडर रूट, और बीटा क्या है, वो भी अल्फ़ा के इक्वल ही है, बीटा म्यू सिग्मा बाय रूट 2 अंडर रूट में है। सो यहाँ से आप देखो कि अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल आ रहे हैं। जब अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल आते हैं वो कौन सा केस होता है, गुड कंडक्टर का केस है। और इस केस में जब अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल आ जाते हैं देन इट्स कॉल्ड एज एक्सट्रीमली लॉसी लाइन। सो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जब एक्सट्रीमली लॉसी लाइन कब होगी और लॉसलेस लाइन कब होगी। ठीक है, और एक्सट्रीमली लॉसी लाइन में या फिर कंडक्टिंग मीडियम में एक जो बेसिक प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है स्किन डेप्थ की। स्किन डेप्थ की बोल देते हैं या पेनिट्रेशन भी बोल देते हैं कि कितना वेव ने पेनिट्रेट किया। ठीक है, तो बेसिकली ये बताता है कि हमें अटेन्यूएशन होती है वेव में और इसके जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ करता है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, कैसे डिक्रीज़ करता है, ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स करता है। अल्फ़ा क्या है, अटेन्यूएशन है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले रखे है एक्स की वैल्यू 1/अल्फ़ा। तो जब x की वैल्यू 1/अल्फ़ा होगी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 1/e होगा। तो x क्या है, ये इफेक्टिव विड्थ है जो हमने यहाँ पे ली है ओवर विच द वेव प्रोपोगेट्स। ठीक है, और वेव एम्पलीट्यूड विल डाई आउट 1/e ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड एट डिस्टेंस 1/अल्फ़ा। जब 1/अल्फ़ा इसमें पुट करो और x में, तो ये क्या बनेगा, 1/e मीन्स वेव एम्पलीट्यूड जो है वो 1/e रह जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वेव जो है वो धीरे धीरे अटेन्यूएट हो रही है। अटेन्यूएट मीन्स कि एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम बताएंगे कि इफ़ेक्टिव डेप्थ मीन्स कि वेव कितने डेप्थ तक जो है प्रोपेगेट करेगी और किस
ये जो डेप्थ है कितनी प्रोपोगेट करेगी, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। डेल्टा जो है जो डेप्थ है इट्स इक्वल टू 1/अल्फ़ा। ओके, और अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पीछे निकाली थी ओमेगा म्यू सिग्मा बाय 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू ओमेगा की 2πf होती है। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा इन्वर्सली है 1/√f और 1/√सिग्मा के। सो जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना कम उसका डेप्थ होगा, मतलब जितने कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना वेव कम पेनिट्रेट करेगी, ठीक है। और सिमिलरली अगर फ्रिक्वेंसी के टर्म में देखें, हायर फ्रिक्वेंसी होगी लेसर विद द पेनिट्रेशन। सो आइडियल कंडक्टर अगर हम देखें, आइडियल कंडक्टर के केस में क्या होता है कि इन्फिनिट कंडक्टिविटी होती है। अगर इन्फिनिट कंडक्टिविटी होगी तो डेल्टा क्या होगा, ज़ीरो, मीन्स कि डेप्थ नहीं होगी, मतलब वेव पेनिट्रेट ही नहीं करेगी मीडियम में। सो ये सारे फिनोमिना सारे क्या हैं, मटेरियल के स्किन पे हो रहे हैं, ठीक है। इट्स टेकिंग प्लेस ओनली ऑन द स्किन ऑफ द मटेरियल, इसलिए हम ये जो इफेक्टिव डेप्थ बोल रहे हैं इसको हम स्किन डेप्थ भी बोल देते हैं, स्किन डेप्थ ऑफ द मटेरियल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो स्किन डेप्थ है इस पर पक्का क्वेश्चन आता है। तो इसका आपको ये जो फॉर्मूला है ना डेल्टा का, ये फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि ये डेल्टा क्या है। इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, कंसेप्चुअल आ जाता है, कोई वैसे सिंपल डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, बट ये आता है, ये इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक कि स्किन डेप्थ क्या है। जब भी वेव कंडक्टिंग मीडियम में करती है प्रोपोगेट तभी स्किन डेप्थ का कंसेप्ट है, वैसे नहीं है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।